Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ICAR IARI के लिए सोशल साइंस में टॉप 500 क्वेश्चंस करने लग रहे हैं और आज आपकी क्लास नंबर 13 है टोटल मिला के और ये आपका थर्ड पार्ट है 500 क्वेश्चंस का, ठीक है। और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी तक मैंने आपको पूरी थ्योरी भी कराई है और क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, टाइम अपने पास में अभी बिल्कुल है नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हमने खैर पूरा ये कंप्लीट कर ही लिया है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ गए थे रशियन रिवॉल्यूशन के लिए, है ना। इवन हमने रशियन रिवॉल्यूशन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली थी कि अलग अलग टाइप के जो लोग थे, रेडिकल थे, उनका क्या यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें थी। एक बार मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़े क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर जो भी चीज़ें हमने कल समझी हैं, है ना। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसे कौन से लोग थे हु वांटेड टू पुट एन एंड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन यूरोप इन 1815। 1815 में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, यानी कि जो गवर्नमेंट उस टाइम पे सत्ता में थी, उसको कौन खत्म करना चाहता था? नेशनलिस्ट लोग थे, कंजर्वेटिव्स थे, रेडिकल्स थे या फिर लिबरल्स थे? फटाफट से बताओ। अगर आपने कल ध्यान से सुना होगा सारी की सारी चीज़ों को तो आप इसका आंसर कर पाओगे। बताइए भाई। वेट अ सेकेंड यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हु वर द पीपल हु डिड नॉट वांटेड, ठीक है ना। क्या बोलोगे? डिड नॉट वांटेड टू पुट एन एंड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, यानी कि यहाँ पे ऐसे कौन से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि पूरा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है खत्म हो जाए एक तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव्स। वो लोग क्या बोलते थे कि भाई पहले की जो चीजें आ रही हैं वो ग्रेजुअली चेंज होने दो, धीमे धीमे चेंज होने दो। पहले जो चला आ रहा है चीजें वो भी अगर चलती रहेंगी तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जबकि नेशनलिस्ट, रेडिकल, लिबरल क्या चाहते थे कि ये सरकार वगैरह चेंज हो जाए सारी की सारी, ठीक है। ये सारी बातें बताई हुई हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, इस पे अभी आएंगे हम, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताऊंगा तो ये सब चीजें भी क्लैरिफाइड होंगी। खैर, ये वाला क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू डेवलप सोसाइटीज लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिलीव्ड। यहाँ पे सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए लिबरल और रेडिकल लोगों का क्या मानना था कि इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, इन द प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, दैट दोज हु हैव कैपिटल शुड वर्क इन रिस्ट्रेंट। अब यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है कि जो आपके रेडिकल लोग थे और जो आपके यहाँ पे लिबरल लोग थे, उनका क्या मानना था कि जो भी सोसाइटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए किस टाइप का यहाँ पे बेसिकली सोसाइटीज़ को डेवलप करना चाहिए। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ऑल पे जा रहा होगा मन, लेकिन ऑल इसका आंसर नहीं है। देखो, आपका जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी वो तो खत्म ही करनी थी ना, उसके प्रिविलेजेस पे तो इनका कोई ऐसा मानना नहीं था कि जो भी प्रिविलेज मिलता जाए उसके हिसाब से आप डेवलप करोगे। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। देन दैट दोज हु हैव कैपिटल शुड वर्क इन रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास कैपिटल है वही लोग काम करते जाएं, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि हर एक को यहाँ पे अपना जो भी एफर्ट लगा रहा है ना, उसको वहां पे वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर कोई वर्कर अपना काम करने लग रहा है तो उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए, जिस मिल में वो काम कर रहा है या फिर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है। ऐसा लिबरल और रेडिकल लोगों का मानना था, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इस पे अभी आएंगे, कोई बात नहीं। अभी हम कैपिटलिस्ट पे भी आएंगे, ये सब चीजें भी समझेंगे। फिलहाल 33rd क्वेश्चन देखो, हु वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के विरुद्ध, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लोगों के राइट थे उनको सेफगार्ड करने की बात कौन लोग किया करते थे? लिबरल थे, रेडिकल थे या नेशनलिस्ट थे या फिर नन ऑफ द अबव है? बताओ इसका राइट आंसर। मैंने आपको अलग से ये लाइन लिखाई हुई थी जबकि, बोलो जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरल्स, ठीक है ना। तो लिबरल्स क्या बोलते थे, जो भी इंडिविजुअल हैं उनके राइट यहाँ पे सेफगार्ड होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो लिबरल थे वो डेमोक्रेट तो नहीं थे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वेट अ सेकेंड। तो ये रहा आपके सामने 34th क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट वाज द मूवमेंट डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर वुमेन कॉल्ड। जो आपका वुमेन को राइट टू वोट देने का एक मूवमेंट चल रहा था, यानी कि एक आंदोलन चल रहा था, उसका नाम क्या था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मूवमेंट, सफ्रेगेट मूवमेंट, या फिर आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मूवमेंट, या फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट? मैंने आपको ये अलग से बताया भी था कल कि जो वुमेन को राइट टू वोट देने के लिए एक आंदोलन चल रहा था उसका नाम क्या था? सफ्रेगेट मूवमेंट था। याद रखोगे इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये बताओ, ये सफरेज मूवमेंट को कौन सपोर्ट करते थे? लिबरल सपोर्ट करते थे, रेडिकल लोग सपोर्ट करते थे, या फिर कंजर्वेटिव सपोर्ट किया करते थे? कमेंट करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो अब यहाँ पे आपने ये सब बातें समझ ली थी कि यहाँ पे जो अलग अलग लोग थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल थे, इवन हमने यहाँ पे 1815 तक की बात समझ ली थी कि इटली में जो मैज़ेनी था, मैज़ेनी ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और यहाँ पे खुद अपनी गवर्नमेंट चलाने लग गया। ये नेशनलिस्ट हुआ करता था, ठीक है। नाउ इसके आगे की कहानी आपको देखनी है, बड़े ध्यान से अब सुनना, ठीक है। फिर आप बाकी क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब आपको समझ में आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप पहले पूरी थ्योरी से गो थ्रू हो जाओ, और ये काम आप खुद भी कर सकते हो। पता है, मैं तो ये एक्स्ट्रा मेहनत अपनी लगा रहा हूँ कि आपको हर चीज समझा रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा इजी होता कि मैं आपको सीधा एमसीक्यूज दिखाता, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, एक दो लाइन चिपका देता, उसके साथ हो गया था। बट मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी चीजों का बैकग्राउंड लेके चल रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ कि एटलीस्ट जो चैप्टर मैं करा दूं उससे तो क्वेश्चन फंस ही जाए, कि लास्ट के अगर मैं 10 डेज भी आपको आईसीआर के लिए पढ़ाने बैठा हूँ तो उससे भी कुछ ना कुछ तो फंसे एटलीस्ट, है ना। तो खैर, वैसे मेरा मानना यह है कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है ना, तो लास्ट के 10-15 डेज में कुछ नहीं होता, वो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना होता है। अभी आपका जो सीजीएल है उसके लिए हम लोग अच्छी सी चीज़ें लेके आएंगे। तो खैर, अब जो भी है उसके लिए करते हैं, जो भी बेस्ट चीज़ है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो देखते हैं अब। बट स्टिल एक चीज़ मैं आपसे कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो, अभी भी काफ़ी टाइम है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। जो जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो सिलेबस वाली वीडियो में, उसके चैप्टर्स आपको कैसे भी करके पढ़ के जाने ही हैं, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। ये हिस्ट्री में तो चलो डेट है, ये सब चीज़ें, इसलिए मैं करा भी दे रहा हूँ अलग से। इवन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कुछ चैप्टर्स करा दिए हैं, कुछ बाकी हैं, 2 बाकी हैं उसमें बेसिकली, वो भी मैं आपको करा दूंगा एग्जाम होने से पहले, यानी कि 27 से पहले पहले वो हो जाएंगी खुश। तो ये आपको करा दिया जाएगा, और मेरे कराने का मतलब है उसकी रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो समझा दिया क्लास अच्छे से कर लोगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें करते रहो, एनसीईआरटी को रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक। चलो, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशलिज्म की, ठीक है ना। सोशलिज्म, अब यहाँ पे अपना जो यूरोप है, इसमें सोशलिज्म की एंट्री होती है। अब चीज़ों को आप जरा ध्यान से समझिएगा। एक बार थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सो दैट हमारे पास स्पेस भी आ जाए, और अब ना थोड़ा सा दिमाग को खोल करके सुनना, और पेन और पेपर अपने साथ लेके बैठ जाओ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे जब आपके सोशलिस्ट लोग आए, इनका क्या कहना था, यहाँ पे बात को समझना। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों के पास में है, ठीक है। जब कुछ ही लोगों के पास में है, लेट्स से अगर 100 लोग हैं किसी कंट्री में, तो सपोज करो 5 लोगों के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फैक्ट्रीज वगैरह है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या, फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, वो सब इनके अंडर में है। तो इन्होंने कहा अगर ये सिर्फ कुछ लोगों के अंडर में है फैक्ट्रीज, अब जो बाकी के लोग हैं वो इस फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओनर कितने हैं, 5 लोग हैं। यहाँ पे सपोज करो बाकी के जो यहाँ पे अराउंड 50 लोग जो है वो काम कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज में। तो इन फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, इनको किसके लिए काम करना पड़ेगा, इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ना कि ये देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये लोग तो अपना पैसा दबा के भी रख सकते हैं ना, इनका ये डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर आपका अलग अलग टाइप के कॉलेजेस होते हैं, इन सबका जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इनकी जो एक पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, सोसाइटी के हाथ में ही होनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी के हाथ में होगी तो जो डेवलपमेंट होगा इस फैक्ट्री की वजह से, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को मिलेगा डेवलपमेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे सोशलिस्ट लोगों ने रखी। बात समझ में आती है क्या, इनका क्या कहना था। तो ये लोग यही चेंज चाहते थे कि यहाँ पे जो अटेंशन है वो पूरे सोशल इंटरेस्ट को मिले, यानी कि कलेक्टिवली जो सोसाइटी का चेंज है, कलेक्टिवली सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो हो पाए, और जो फायदा है वो सोसाइटी को पहुंचे पूरी, इंस्टीड ऑफ कि भाई कुछ गिने चुने लोगों को, चंद मुट्ठी भर लोगों को पूरा का पूरा फायदा मिल जाए। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक विजन निकल के आता है। सोशलिस्ट लोग भी अलग अलग थे, उनके अलग अलग विजन थे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन विजन निकल के आया उस टाइम पे वो था कोऑपरेटिव्स बनाने का। यहाँ पे विजन, ठीक है ना। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या हुआ करता था, सहकारिता के रूप से आप फैक्ट्री चलाओ। जैसे कि आपका कोई इंडस्ट्री है या फिर आपका कोई कंपनी है, तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में, इन सभी लोगों का यहाँ पे क्या होगा, हिस्सेदारी होगी इस फैक्ट्री या फिर इस इंडस्ट्री में। इससे होगा क्या कि भाई जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें कोई पर्टिकुलर इस बंदे को, इन 5 लोगों को फायदा नहीं होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे फायदा सबको मिले। अब इसी सीरीज में क्या होता है, एक रॉबर्ट ओवन नाम का बिजनेसमैन होता है। कौन होता है, रॉबर्ट ओवन, याद रखना। इसने सबसे पहला कोऑपरेटिव खोला था। क्या खोला था इसने, सबसे पहला कोऑपरेटिव खोला था, इंडस्ट्री थी जो, और उसका नाम क्या था, न्यू हार्मनी। ठीक है, क्या नाम था उसका, न्यू हार्मनी नाम की कोऑपरेटिव फैक्ट्री खोली। कहाँ पे खोली, यूएसए में खोली, और ये था एक इंग्लिश बिजनेसमैन, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था। क्लियर है।
फिर ऐसे ही यहाँ पे एक लुइस ब्लांक नाम का बंदा था। कौन था? लुइस ब्लांक। इसने क्या किया यहाँ पे, जो आपका फ्रांस था, फ्रांस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली, ठीक है ना, सोसाइटीज नहीं, कोऑपरेटिव यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशंस खोले, और यहाँ पे धीमे धीमे इंडिविजुअल लोग यहाँ पे मिलने लग गए, अपनी फैक्ट्रीज स्टार्ट करने लग गए, तो धीमे धीमे पूरी सोसाइटी को लाभ मिला। इन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करे कि हम इन कोऑपरेटिव जो भी हम काम कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव्स को यहाँ पे आप डेवलप करने के लिए हमारा साथ दो, ठीक है। ये बातें हुई। लुइस ब्लैंक ने क्या कहा यहाँ पे, फ्रांस में इन्होंने मांग करी कि आप कोऑपरेटिव्स को लेकर के आओ, इंस्टेड ऑफ दैट कि ये जो इंडिविजुअल लोग यहाँ पे काम चला रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल लोग मिलकर के फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, इनकी जगह कोऑपरेटिव्स का आप इंट्रोडक्शन कराओ। इन्होंने ये यहाँ पे अपनी मांग रखी। कहाँ पे? फ्रांस में। और ये इंग्लैंड के थे। न्यू हार्मनी नाम की यहाँ पे कोऑपरेटिव इन्होंने खोला। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक। तो ये सब बातें चल रही थी। मैंने आपसे कहा सोशलिस्ट लोगों की अलग अलग विचारधारा थी। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे अलग अलग लोग पैसा डालेंगे अपना जो भी इंडस्ट्री है या फिर फैक्ट्री वगैरह में। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आगे चल के दो लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। कौन है? एक है कार्ल मार्क्स और दूसरा बंदा होता है यहाँ पे फ्रेडरिक इंगल्स, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या कहा कि ये जो पैसा लगा रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि कोऑपरेटिव बनाएंगे, ये सब बातें ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें पैसा तो वही लगाएगा ना जो कैपिटलिस्ट होगा, यानी कि जो पूंजीपति होगा। कैपिटलिस्ट का मतलब हिंदी में होता है पूंजीपति, ठीक है। पूंजीपति आदमी जो होगा, जिसके पास पैसा होगा, वही लगाएगा और अल्टीमेटली फिर उसको ही फायदा मिलेगा। जो बहुत नीचे के वर्कर्स हैं, लेबर क्लास जो है, वो यहाँ पे कैसे पैसा लगाएगी कोऑपरेटिव में भी, उसको फायदा नहीं मिलने का। हाँ। और जो ये पूंजीपति लोग हैं फिर वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, यानी कि उत्पीड़न करेंगे वर्कर्स का या फिर लेबर्स का। तो इनका कहना क्या था कि आप एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाओ। इन्होंने यहाँ पर फिर अपना यहाँ पे एक आइडियोलॉजी दी, किसकी? कम्युनलिज्म की, या फिर आप कहो कम्युनलिज्म की यहाँ पे इन्होंने आइडियोलॉजी दी, या फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी का इन्होंने आइडिया दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे आपको प्राइवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी मेजर चीज़ें हैं, रेलवे की वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, रेलवे है, तो ये सब आप यहाँ पे पब्लिक करो, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथों में लेके जाओ इसको। जब गवर्नमेंट के हाथों में होगा, सोसाइटी के हाथ में होगा, यानी कि सोशली कंट्रोल्ड होगा, तो वहाँ पे सबको ही इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप देखते हो पहले इंडिया में भी सब कुछ क्या था, गवर्नमेंट हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें जो है, इसी को बोला जाता है कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी किसके हाथ में होनी चाहिए? गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं छोटे, उनका यहाँ पे उत्पीड़न नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ कैसा है, सोशलिस्ट आपका यहाँ पे कम्युनिस्ट सोसाइटी बनी हुई है और सोशली कंट्रोल्ड है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, इसको ही पूरा खत्म कर दो। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में जाना चाहिए, जो लोगों ने चुन के जिन्हें भेजा हुआ है। और अल्टीमेटली वहाँ पे जब लोग अपना टैक्स देंगे, जो भी पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे धीमे धीमे क्या होगा, विकास होगा उन लोगों का जो कि छोटे लोग हैं, वर्कर्स हैं या फिर लेबर्स हैं, और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं कर पाएंगे। अब वह भी सही बात, प्राइवेट कंपनी में आप देखोगे एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है, तभी आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हो ना। तो अल्टीमेटली ये कंसेप्ट आपका यहीं से शुरू हुआ था, कार्ल मार्क्स से, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात। नाउ अब यहाँ पे आपका 1870s आते आते, कौन सी बात कर रहा हूँ, 1870s आते आते क्या आता है कि पूरे यूरोप भर में आपका सोशलिज्म फैल जाता है। जो चीज़ बता रहा हूँ दिमाग में फटाफट से डालते जाना। सोशलिज्म कब से फैलना स्टार्ट हो गया? 1870s से। अब ये यहाँ पे बेसिकली जब अपना अलग अलग जगह सोशलिज्म फैला, तो अलग अलग जगह के जो वर्कर्स हुआ करते थे, अब जो वर्कर्स हैं, देखो पहले किन की बात हो रही थी, जो आपके रेडिकल थे या फिर आपके जो लिबरल थे, वो कैसे लोग थे, उनके पास पैसा था। लेकिन अब यहाँ पे जो बिना पैसा वाले लोग थे, वर्कर हो गए, लेबर हो गए, इन लोगों ने अपने अपने एसोसिएशन बनाने स्टार्ट कर दिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जर्मनी में, ध्यान देना, जर्मनी में एसोसिएशन बना, फिर आपका इंग्लैंड में बना। ये नाम सीधा सीधा पूछा जाता है, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया। जर्मनी में बना था एसपीडी, ठीक है। ये आपका कौन सा था? सोशलिस्ट ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? ये सारे के सारे सोशलिस्ट ग्रुप बनने फॉर्म हो गए, जो वर्कर और लेबर लोगों ने बनाए थे। एसपीडी का फुल फॉर्म क्या है? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। क्या है ये आपका? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और पी से क्या हो जाएगा? पार्टी। तो ये फॉर्म हो गई। और यहाँ पे अगर इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड में जो सोशलिस्ट लोग थे, उनके साथ में जो यूनियन हुआ करती थी ना अलग अलग, और जो आपका बेसिकली लेबर यूनियन थी, ये लेबर यूनियन वगैरह के लोग थे, इन लोगों ने मिलके क्या बनाया, यहाँ पे एक लेबर पार्टी बनाई, ठीक है। कहाँ पे बनाई? इंग्लैंड में। तो याद रखना, इंग्लैंड में कौन सी पार्टी बनाई गई थी? लेबर पार्टी बनाई गई थी। ईयर था आपका 1905,
क्लियर है। तो ट्रेड यूनियन थे या फिर जो आपके लेबर यूनियन हुआ करते थे, इन्होंने मिलके 1905 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी बना दी। फिर आपका एक बचता है फाइनल, फ्रांस। फ्रांस में जो था आपका, फ्रांस में जो पार्टी फॉर्म हुई उसका नाम ही था सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी नाम था। तो ये 3-4 पार्टियां फॉर्म हो गई। अब समझ रहे हो आप? देखो यहाँ पे हमने बात देखी कि 1800s के टाइम पे क्या हो रहा था। ये लिबरल लोग जो थे और जो आपके रेडिकल लोग थे और आपके कंजर्वेटिव्स थे, इनकी सरकारें कहीं ना कहीं चल रही थी हर जगह, क्योंकि ये लोग इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लेके आए आगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारें बन गई थी फिर इस टाइम पे, 1850s की बात कर लो, 20s की बात कर लो, तो इन सब की सरकार बनने लगी थी यूरोप भर में। और कहीं ना कहीं, कहीं पे लिबरल लोग राज कर रहे हैं, कहीं पे रेडिकल लोग, कहीं पे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आपका 1914 का ईयर आ जाता है। 1905 में आपने देखा अलग अलग जगह जो है पार्टी फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई। इंग्लैंड में लेबर पार्टी बन गई, ये काफ़ी बड़ी थी। लेबर पार्टी अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। देन आपका अलग अलग जगह आप देख रहे हो यूरोप में अपनी अलग अलग पार्टीज फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और 1914 तक अगर आप देखोगे कोई भी सरकार नहीं बनती, लेकिन ये जो सोशलिस्ट लोग होते हैं इनकी, इन्होंने पार्टी तो फॉर्म कर ली लेकिन किसी जगह सरकार बनी नहीं। और जो इन लोगों की सरकार बनी वो बनी रशिया में, ठीक है ना। कहाँ बनी थी? रशिया में बनी थी। कब हुआ? यहाँ पे 1917 में जो है सरकार बनती है। और यहाँ पे बेसिकली ये जो 1970 तक का पीरियड होता है रशिया में, इसको ही बोला जाता है रशियन रिवॉल्यूशन। कहानी स्टार्ट होती है रशिया की 1914 से और जाती है 1917 तक। इन 3 सालों में जो भी इवेंट्स होते हैं यही आपका क्रिएट करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या कुछ चेंज आया, क्या चीज़ें हैं, वही हमें देखनी है। क्लियर हो गया सारा कुछ यहाँ तक? हाँ, चलो। बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही कंसाइज चीज़ें यार मतलब बहुत जो पॉइंट है ना, वैलिड पॉइंट है, सीधे वही लेके आ रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना चीज़ों को, और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, हाँ। तो मेहनत वेस्ट मत करवा देना। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे रशिया की, थोड़ा सा नीचे आते हैं। रशिया, रशिया की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 1914 में रशिया पे एक जार, यहाँ के जो राजा होते थे ना उनको किंग नहीं बोलते थे, इनको बोला जाता था जार, ठीक है। तो कौन सा था यहाँ पे? जार निकोलस टू। जार निकोलस टू यहाँ पे राज्य किया करता था। 1914 की बात है। और ये जो रशिया था उस टाइम पे, आज के टाइम का जो रशिया इतना ही सा नहीं था, ये बहुत बड़ा हुआ करता था। आज के टाइम के जो देश हैं जैसे कि आपका फिनलैंड हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में जिनमें सोशल साइंस आती है कि रशिया में पहले कौन कौन से देश हुआ करते थे, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। फिनलैंड हो गया आपका, देन आपका लतवानिया हो गया, लतवानिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ठीक है, एस्टोनिया। देन आपका यहाँ पे लिथुनिया हो गया, लिथुनिया, ठीक है। और अपना पोलैंड हो गया, ठीक है, पोलैंड। और आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो यूक्रेन का चल रहा है ना कि रशिया बोल रहा है हम यूक्रेन के ऊपर आर्मी ले जाएंगे, यूक्रेन को अपना बना लेंगे। बिकॉज ये पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, काइंड ऑफ जो यूएसएसआर था ना इसके बाद, तो उसकी भी फॉर्म होती है। वो यूएसएसआर आगे चल के फॉर्म होगा जब बिस्मार्क यहाँ पे पूरे रशिया को जोड़ देगा। खैर, यूक्रेन हो गया आपका, और अरे सॉरी, बिस्मार्क ने तो जर्मनी को जोड़ा था, है ना। ये अभी देखो आगे क्या क्या चलती हैं चीज़ें। यूक्रेन हो गया, देन आपका अजरबैजान हो गया। अजरबैजान, ये जो नीचे का हिस्सा है ना आज के टाइम पे एशिया के पास आ जाता है, ये अजरबैजान हो गया। और ये सब चीज़ें भी पहले आपका रशिया का ही पार्ट हुआ करती थी, ये सारी कंट्रीज। अजरबैजान, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया। वैसे ये किस में आते हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये तीनों। कैसी हैं? सेंट्रल एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन पहले ये रशिया का ही पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो इसमें मैं ऊपर क्या बता रहा था, यूक्रेन हो गया आपका और बेलारस, बेलारूस। तो ये सब जो है आपके रशिया के पार्ट हुआ करते थे पहले। तो देखो भाई बहुत बड़ा था पहले रशिया, ठीक है। आज के टाइम पे जो आपको दिख रहा है ना, इससे काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। खैर देखो, अब जो लोग यहाँ पे रशिया में रहा करते थे ना, उसमें अब एक एक पॉइंट ना बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है। नहीं तो आपको चीज़ें जो है क्लियर होंगी नहीं। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि रशिया में जो सबसे ज़्यादा लोग थे जो रिलीजन को फॉलो करते थे वो थे क्रिश्चियन लोग, ठीक है। क्रिश्चियन लोग रहा करते थे और ये ग्रीक चर्च को फॉलो करते थे। कौन से चर्च को? ग्रीक चर्च। लेकिन यहाँ पे कई सारे और रिलीजन के लोग भी थे, जैसे कि कैथोलिक थे। ये कैथोलिक भी होते तो क्रिश्चियन ही है, लेकिन अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, अलग अलग क्रिश्चियंस में भी अलग अलग यहाँ पे चर्च को फॉलो किया करते थे। तो कुछ होते थे यहाँ पे प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना।
कुछ होते थे प्रोटेस्टेंट, देन कुछ होते थे यहाँ पे मुस्लिम लोग, और कुछ थे यहाँ पे आपके बुद्धिस्ट लोग, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है उस रशिया में उस टाइम पे रहा करते थे। और रशिया में अगर हम बात करें तो आपका 90% जो लोग थे वो काम किया करते थे खेती करने का, यानी कि फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। और यहाँ पे जो लोग थे उनके पास खेत नहीं हुआ करते थे ज़्यादा, छोटे मोटे खेत होते थे, छोटा छोटा पोर्शन होता था खेती करने का। बट जो बहुत ज़्यादा हिस्सा होता था वो होता था नोबल्स के पास। तो यहाँ पे किसानों का क्या मानना था, ये नोबल्स को इतना ज़्यादा खेत दे दिया, और ये लोग नोबल कैसे बन जाते थे, जो ज़ार था, ज़ार को अगर कुछ इन्होंने फ़ायदा दे दिया, ज़ार के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड का हिस्सा दे दिया जाता था, और ये लोग यहाँ पे जाके वही काम करते थे, ठीक है, वही कहानी फिर से। बट तो इन लोगों का क्या कहना था कि ये जो ज़मीन है वो हमें दो भाई, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमको ज़मीन देनी चाहिए आपको, ठीक है। ये सब कहानी चल रही थी। और इवन वही जो आपका फ्रांस वाला सिस्टम था, जो चर्च था उसके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन हुआ करती थी, प्रॉपर्टी होती थी। तो चर्च अलग यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी रख के बैठा हुआ था। तो अगेन वही किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, ये सब कहानी है, ठीक है। नाउ समझना यहाँ पे अब हुआ क्या कि 1902 और 05 के टाइम पे यहाँ पे कुछ किसानों ने, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, नोबल्स हुआ करते थे, उनको मार के उनकी ज़मीन हथियाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। ये सब सिनेरियो चलने लग गया था। और ये जो यहाँ के लोग थे ना, अब इनके पास ज़मीन बहुत कम कम थी, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी पूरी ज़मीन को मिला दिया, जैसे छोटे छोटे खेत हैं इन सबको मिला देते थे। और क्या करते थे कि सब लोग मिलके, जैसे कि ये 4 फैमिली ने अपना खेत मिला लिया, 4 छोटी छोटी फैमिली थी, अपना पूरा खेत मिला लिया। इन्होंने कहा कि अब हर 4 साल में एक आदमी आएगा, खेत पूरा जोतेगा, जो भी इसमें से उपज निकलेगी उसको ये लोग क्या बोलते थे, मीर बोलते थे, यानी उपज को बोलते थे कम्यून, ठीक है ना। तो जो भी उपज निकलेगी इस खेत में से उसे मीर बोला जाता था। वो आपस में डिवाइड कर लेते थे, जैसे कि सपोज करो एक की फैमिली में 5 लोग हैं, एक की फैमिली में 2 लोग हैं, तो उस हिसाब से कि 5 लोगों को यहाँ पे खाना मिल जाए, यहाँ पे 2 लोगों को मिल जाए, उस हिसाब से पूरा अपना आपस में बांट लिया करते थे। ये इनका यहाँ पे काम चलता रहता था। समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ पे मीर से बनेगा कि मीर क्या होता था, तो अब आप बता दोगे, ठीक है। चलिए, तो 1914 की हम बात कर रहे थे। 1914 तक क्या हुआ करता था रशिया में कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप देख रहे हो कि हर जगह पॉलिटिकल पार्टी बन रही थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इलीगल थी कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं सकते। यहाँ का जो जार था, राजा था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। आपने देखा फ्रांस में तो, जबकि यहाँ पे इन्होंने पार्लियामेंट, बेसिकली जो आपकी नेशनल काउंसिल थी, या फिर बेसिकली जो नेशनल असेंबली थी, वो बन भी गई थी राजा के टाइम भी, सो दैट राजा की पावर थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन यहाँ का जो जार था वो कहता था मुझे बिल्कुल यहाँ पे इंटरफ्रेंस नहीं चाहिए, तो उसने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इलीगल कर रखा था, ठीक। लेकिन कब तक? 1914 तक। बट क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी वो धीमे धीमे फैलने लग गई थी और सोशलिज्म फैल रहा था, तो 1898 में रशिया में पहली पार्टी बनती है, वो इलीगली, ठीक है ना, इलीगली बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है लीगल है नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहली इलीगल पार्टी जो रशिया में फॉर्म हुई वो कौन सी थी? नाम याद रखना, उसका था आपका सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। कौन सी थी? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। ये लिख लेना, मैं फटाफट से बताता जा रहा हूँ यार, बहुत क्रिस्प वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस पार्टी में क्या हुआ, 1898 में बन गई। अब यहाँ पे 2 साल बाद 1900 में क्या होता है कि किसानों का, आप देख रहे हो मैंने क्या बोला, 1902 में इन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को मारना भी शुरू कर दिया था, यानी कहीं ना कहीं किसानों में एग्रेशन बढ़ रहा था और सोशलिज्म का एक लहर सी आ रही थी, सोशलिज्म यहाँ पे रशिया में बढ़ने लग गया था। तो 1900 में जो सारे सोशलिस्ट लोग होते हैं, कौन होते हैं? सोशलिस्ट लोग होते हैं। और इन्होंने देखा जो पीजेंट लोग हैं वो आपस में मिलकर खेती करने लग गए। मैंने आपको बताया ना अभी मीर के बारे में, तो ये सोशलिज्म ही तो है कि आप अपनी पूरी जमीन मिला करके जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना खाना दे रहे हो, यही तो सोशलिज्म है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सोशलिज्म को बढ़ाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये लोग तो खुद ऐसा काम कर रहे हैं। तो जितने भी सोशलिस्ट लोग थे, इन्होंने कहा पीजेंट का जो अपना उनको हक है हम दिला के रहेंगे, और इन्होंने 1900 में एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। अब जब ये फॉर्म हुई, यहाँ पे अलग अलग सोशलिस्ट लोग इसमें आने लग गए, पार्टी को ज्वाइन करने लग गए, वर्कर लोग ज्वाइन करने लग गए। तो यहाँ पे यार इन सभी सोशलिस्ट के ना 2 ग्रुप बट गए। कैसे 2 ग्रुप बट गए? एक बन गया आपका बोल्शेविक, एक क्या बन गया? बोल्शेविक बन गया, एक बन गया आपका मेनशेविक। अब समझना, क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा आता है कि बोल्शेविक क्यों डिफरेंट थे, मेनशेविक क्यों डिफरेंट थे। देखो, बोल्शेविक लोगों का यहाँ पे मानना ये था कि जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सोशलिस्ट में पार्टी में सारे लोग यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, तो अगर बहुत सारे लोग आप इस पार्टी में रख लोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन गोल है उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि
कुछ बड़े किसान है, कुछ किसानों के पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कुछ किसानों के पास में बहुत कम प्रॉपर्टी है। तो दोनों के जो यहाँ पे गोल है ना वो अलग अलग हैं। अगर हम सबको ही भर लेंगे ना तो हमारा बीच में ही लड़ाई होने लग जाएगी। तो ये बोलते थे बोल्शेविक लोग, ये क्या बोलते थे कि कम से कम लोगों को यहाँ पे आप क्या करो, ज्वाइन कराओ पार्टी में, यानी कि कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स, कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स, क्वालिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर आप जितने भी बना रहे हो ना उनकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि आपका जो गोल है उसको लेकर के मेंबर्स को अपने ऐड करो और जो नंबर है उसको कंट्रोल करके रखो, सबको ही मत भर लो। मेंशेविक लोग बोलते थे जितने लोग आ रहे हैं उतनों उतनों को आने दो पार्टी में, यानी कि पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल, शुड बी ओपन फॉर ऑल, यानी कि कोई भी कभी भी इसका मेंबर बन सकता है, कितने भी लोग मेंबर बन सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। इनका मानना था सारे के सारे लोग जब आ रहे हैं तो यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं सोशलिज्म की भावना है ही सही। तो ये दो यहाँ पे डिफरेंस थे बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में। क्लियर है? कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा कोई डाउट तो नहीं रहेगा। नाउ इस बोल्शेविक का जो लीडर था उसका नाम क्या था? याद रखना, इसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, क्या नाम था इसका? व्लादिमीर लेनिन। अब ये लेनिन का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो यही था लेनिन, यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है व्लादिमीर लेनिन की। ठीक है, तो भाई इसी बात पे आपका एक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम बोल्शेविक ग्रुप को यहाँ पे किसने लीड किया? तो ये था आपका लेनिन। ठीक है ना, कौन सा लेनिन था? पूरा नाम बताओ चलो कमेंट करके फिर से। जब आप बार बार लिखोगे चीज़ों को कमेंट करोगे तो उससे आपको कहीं ना कहीं याद भी आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लेनिन्स अप्रैल थीसिस? यहाँ पे एक लेनिन की अप्रैल थीसिस आई थी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी सही। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर मैं फिलहाल बता देता हूँ। जो लेनिन की अप्रैल थीसिस थी उसमें क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो एंड होना चाहिए, लैंड जो है वो आपका पीजेंट्स को मिलना चाहिए और बैंक आपके नेशनलाइज होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो सोशलिस्ट लोग थे कहीं ना कहीं आपकी इस भावना से प्रेरित थे कि जो आपका सारी की सारी चीज़ें वो सरकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी लोगों को उसका फ़ायदा ज़्यादा मिल पाएगा। तो यहाँ पे लेनिन ने यही सब बातें बोली थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। तो लेनिन का ये था अप्रैल थीसिस कि भाई जो वर्ल्ड वॉर, अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या थी? चलो कमेंट करके मुझे ये बताओ, वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर वन में फिर 1917 में जब ये लेनिन आता है ना रशिया, तो ये बोलता है कि भाई वर्ल्ड वॉर वन को ख़त्म करो और जो भी लैंड है वो पीजेंट्स को दो और बैंक सारे के सारे नेशनलाइज करो। ये इसकी थीसिस थी, याद रखना। ठीक है, और ये कौन था? बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था। नाउ अब आगे आते हैं यार, थोड़ी सी बातें और करेंगे फिर हम एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका 1905 रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, इसको 1905 रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर आपका ब्लडी संडे भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ब्लडी संडे हो गया या फिर आप खूनी रविवार बोल दो, राइट। तो ये दो नामों से जाना जाता है, ब्लडी संडे को ही 1905 रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो हुआ क्या कि 1904 के टाइम पे यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो रॉ मटेरियल होता है ना फैक्ट्रीज में, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से अब देखो सामान बेचना है कंपनी को तो वो क्या उसने क्या किया, जो वर्कर्स थे वहाँ पे, जो भी इंडस्ट्रीज थी वो आपका इंडिविजुअल के हाथ में थी। कोई गवर्नमेंट के पास तो था नहीं, ऐसा कोई गवर्नमेंट भी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पार्लियामेंट कुछ नहीं था, जार अपना कोई जार के पास कोई लाइबिलिटी थी नहीं। ठीक है ना, वो उसको उसने किसी को अथॉरिटी दे नहीं रखी थी कि कोई मुझसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो 1904 में जब ऐसा हुआ, वर्कर्स की वेजेस बहुत ज़्यादा कम कर दी गई, तो इन्होंने यहाँ पे अब इसका विरोध किया और धीमे धीमे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती गई। और कुछ दिन के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि पुतिलोव आयरन वर्क्स करके एक कंपनी थी, यहाँ पे क्या किया गया, दो एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया क्योंकि वो लोग काम करने, यानी कि उनसे दिन भर काम कराया जाता था, वेजेस बहुत कम थी, तो उसमें दो लोगों को निकाल दिया सीधा। तो इस बात से जो वर्कर यूनियन थी या फिर जो ट्रेड यूनियंस थी वो बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं। और पूरे अगर बात करें तो 1,10,000 लोग, ठीक है ना, 1,10,000 वर्कर्स यहाँ पे सेंट पीटरबर्ग जो जगह है, ठीक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग। अब ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना, इसका भी बहुत बड़ा अभी इशू बनेगा आगे चल के वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। देखो तो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या करते हैं, ये 1,10,000 लोग आगे आते हैं और अपना वही प्रोटेस्ट करते हुए आते हैं। और कहाँ इकट्ठे होते हैं? विंटर पैलेस के पास। ठीक है ना, एक पैलेस था जिसका नाम क्या था, एक महल था उसका नाम था विंटर पैलेस, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में था। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इन सबको लीड कौन कर रहा था? इनको सबको लीड कर रहे थे फादर गैपोन। ठीक है ना, तो फादर गैपोन इन सबको लीड करते हुए जाते हैं और यहाँ पे अगेन पुलिस आ जाती है, इनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं और यहाँ पे तकरीबन 300 लोग मर जाते हैं। ठीक है, कितने लोग, सॉरी 100 लोग आपके मर जाते हैं।
100 लोग जो है मर जाते हैं और आपके 300 लोग क्या हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, यानी कि वाउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लडी संडे या फिर आपका 1905 का रेवोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना किस दिन ये सब लोग आए थे, आपका संडे के दिन निकले थे। संडे के दिन इसमें से 100 लोगों को मार दिया जाता है, 300 लोग घायल हो गए, इसलिए क्या बोल दिया, ब्लडी संडे है। नाउ इनकी डिमांड ये थी कि हमें यहाँ पे बस 8 घंटे का काम दो और हमारी वेजेस को सुधारो। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम दिन भर हमसे काम करवाओगे या फिर कुछ फिक्स टाइम अमाउंट रखो। तो ये सब इनकी डिमांड थी। क्लियर हो गया ये 1905 रिवॉल्यूशन क्या था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कर दोगे ना, कोई डाउट तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब ये 1905 में ऐसे रिवॉल्यूशन हुए, लोग मर गए, तो धीमे धीमे जो ये सोशलिस्ट लोग थे इन्होंने भी अलग अलग जगह से यहाँ पे अपना रिवॉल्ट करना शुरू किया, या फिर अपना एक तरीके से आप कहोगे कि रिवॉल्यूशन ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपना यहाँ भी चाहिए। कहाँ पे चाहिए, इस रशिया में भी। तो जार के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनने लगा कि अब यहाँ पे पार्लियामेंट लेके आनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो ये 1905 के टाइम पे यहाँ पे हर जगह से जो सोशलिस्ट लोग थे, ध्यान देना कौन लोग थे, सोशलिस्ट। यहाँ पे दो टाइप के लोग थे, एक थे डेमोक्रेट लोग, डेमोक्रेट का मतलब मैंने कल समझाया हुआ है, दूसरे थे रेवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशन करते थे। तो ये सभी लोग मिलकर के अब जो है इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो पोलैंड था, पोलैंड में ज़्यादातर लोग कौन से थे, मुसलमान लोग रहा करते थे, मुस्लिम लोग रहा करते थे पोलैंड में। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे पोलैंड में जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने क्या कहा कि हमें यहाँ पे जेडिस्टिस चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए, जेडिस्टिस, सो दैट जो मॉडर्न इस्लाम है उसके अंडर हम जो है अपनी सोसाइटी को डेवलप कर पाएं। जेडिस्ट का मतलब होता है देखो जेडिस्ट का मतलब लिख लो यार, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब होता है मुस्लिम रिफॉर्मर्स, मुस्लिम रिफॉर्मर्स। तो यहाँ पे पोलैंड से इन जेडिस्ट का भी साथ मिला, इन सोशलिस्ट लोगों को। क्वेश्चन ये आ चुका है, जेडिस्ट कौन थे, तो जेडिस्ट लोग थे जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रशियन एम्पायर। तो जो मुस्लिम लोग यहाँ पे अलग अलग रिफॉर्म कर रहे थे उनको ही बोल दिया गया जेडिस्ट हैं ये लोग। ठीक है, ये जेडिस्ट हैं, रशियन एम्पायर। तो इसको आप एक बार माइंड में रखना, अगर ये बाई चांस पूछ लेता है तो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी सी बात आगे लेके चलता हूँ। जब हर जगह से प्रेशर पड़ रहा था, लोगों ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, 1905 का रिवॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे अब जो जार था, जार ने सोचा अब ये लोग ऐसे तो थमने नहीं वाले हैं, तो एक काम करता हूँ कि इलेक्शन जो इलेक्टिव पार्लियामेंट है वो इसने कहा ठीक है भाई, एक इलेक्टिव पार्लियामेंट मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। तो इसने कहा भाई बैठा दी। अब इस इलेक्टिव पार्लियामेंट को बोला गया डूमा। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, डूमा। तो याद रखना रशिया की जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोलते थे, डूमा बोलते थे। ठीक है, अब बेसिकली जब ये रेवोल्यूशन हुआ इसने यहाँ पे ये डूमा बना तो दिया, लेकिन इसे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी अपने ऊपर क्या नहीं चाहिए था, शासन नहीं चाहिए था। ये अपनी शक्ति को पूरा एंजॉय करना चाहता था जार। तो अब बेसिकली इसने क्या किया, जो पहली वाली पार्लियामेंट थी, फर्स्ट पार्लियामेंट, इसे 75 डेज में ही डिसॉल्व कर दिया। यानी कि इसने देखा अब शांति हो गई, रिवोल्यूशन वाले लोग शांति से बैठ गए, पार्लियामेंट चाहिए थी उनको, तो उसने कहा लो मैं पार्लियामेंट बना के दे देता हूँ, झुनझुना सा दे दिया, और 75 डेज बाद इसको डिसॉल्व कर दिया। और फिर इसने दूसरा डूमा बनाया, और देखो विद इन 3 मंथ क्या करता है, दूसरा डूमा बनाता है, और इस डूमा में किनको बैठा देता है, जो कंजर्वेटिव्स थे। ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी कि जो इसी की पॉलिटिशियन जो इसकी बात सुनते थे, जैसा ये कहेगा वैसा करेंगे। कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या हुआ, जो पुरानी सोच को प्रेफर करते हैं। तो उन लोगों को इसने इस पूरी पार्लियामेंट में बैठा दिया, और ये जो लिबरल लोग हुआ करते थे, जो रेडिकल हुआ करते थे, सोशलिस्ट हुआ करते थे, इन सबको पार्लियामेंट के बाहर निकाल दिया। अब बताओ भाई, कुछ फायदा तो हुआ नहीं। अब इसने कहा कि तुम्हें पार्लियामेंट चाहिए थी, मैंने पार्लियामेंट बना दी, और उसमें बैठा अपने ही लोग दिए हैं, कंजर्वेटिव बैठा दिए हैं। अब ये सब लोग बाहर से बैठे बैठे देख रहे हैं ये हो क्या गया हमारे साथ, है ना। तो ये सिनेरियो चला। तो अब हम फिर से आ जाते हैं अपनी कहानी 1914 तक। अब 1905 से 1914 तक यही कहानी चलती रही कि इसने पहले हटाया डूमा बनाया, और उसमें ये लोग बैठे बैठे मजे से देख रहे हैं चल क्या रहा है। अब 1914 में क्या होता है, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। और आमने सामने कौन कौन सी कंट्रीज थी, एक तरफ तो था आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था आपका, ऑस्ट्रिया, और अपना ये क्या बोलते हैं, टर्की हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ थे आपके जो दूसरे साइड की पार्टी थी, उसमें थे आपके फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। फ्रांस,
ब्रिटेन एंड रशिया था, ये तीनों जो है साथ में मिलकर के लड़ रहे थे। फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, और बाद में इसमें जो है साथ में इटली भी आ जाता है। इटली एंड रोमानिया ये भी बाद में यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो अब बेसिकली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है। इन यहाँ पे ये 3 कंट्रीज हैं, इसके सामने ये आपकी 3 कंट्रीज हैं। फिर बाद में इटली और रोमानिया भी इनके साथ आ जाता है। अब देखो सीन यहाँ पे क्या है, जब जर्मनी से यहाँ पे लड़ाई हो रही है, अब मैंने आपको एक जगह का नाम बताया था, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना। तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है ना, ये जर्मन नाम है। अब चूंकि यहाँ पे लड़ाई किसके बीच में हो रही है, रशिया इस तरफ है, जर्मनी इस तरफ है, तो जर्मनी के ऊपर मतलब लोगों के बीच में भी सेंटिमेंट ऐसे हो गए कि जर्मनी तो हमारा दुश्मन है, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब वॉर चल रहा है, तो हम इसकी अपनी एक सबसे बड़ी सिटी का नाम इसके जर्मन नाम पे तो नहीं रख सकते, तो सेंट पीटरबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्रैड कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, पेट्रोग्रैड। तो याद रखना पेट्रोग्रैड किसका नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चेंज हुआ। और बताओ मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जार का नाम क्या था, बताओ, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब सीन चल रहा है। अब यहाँ पे जो रशिया है ना, वो बहुत बुरे तरीके से हारने लग जाता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करते थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया। एंड ये बात है 1914 से लेकर के 1916 की। रशिया बहुत बुरे तरीके से हारने लग गया, और अराउंड जो है जो रशिया के 7 मिलियन लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अब हुआ क्या, जब लगातार लड़ाई हो रही है तो खाने की सप्लाई आप वॉर में भेज रहे हो, तो अंदर यहाँ पे खाने के लिए बचा नहीं कुछ खाना वगैरह, इवन जो ब्रेड की शॉप्स होती थी यहाँ पे लड़ाई वगैरह होने लग गई। तो अंदर से इंटरनली जो रशिया है वो पूरा हिल गया। और आपको पता है रशिया पहले बहुत बड़ा था, अब इतने बड़ी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, तो वो पूरे अंदर से मतलब बहुत बुरे तरीके से टूटने लग गया रशिया, ठीक है। और हालात इतने ज़्यादा तब बिगड़ने लग गए जब एक नदी हुआ, जो ये जो आपका पेट्रोग्रैड है, पेट्रोग्रैड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था। पेट्रोग्रैड में एक नदी बहती थी, इस नदी का नाम क्या था, नेवा, ठीक है। ये नदी थी नेवा। अब इस नेवा के इस तरफ तो सारे अमीर लोग रह रहे हैं, ये जो आपका जितने भी यहाँ पे पार्लियामेंट बनाई है वो पार्लियामेंट भी यहीं पे है, विंटर पैलेस भी यहीं पे है, पूरा ऑफिसेज बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, सारे पैसे वाले लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फिर एक तरफ रहते थे वर्कर्स, ये जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग, उनके क्वार्टर जो हैं, फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स के क्वार्टर हैं, वो इस तरफ थे। अब यहाँ पे जो इनकी सप्लाई थी ना, अब जो खाना जा रहा है वो यहाँ से लेके जा रहे थे सारा का सारा, ये लोग मजे में बैठे हुए थे। तो इन्होंने देखा कि यार इस तरफ तो बिल्कुल ऐश चल रही है, यहाँ पे हमें हमारी हालत इतनी बुरी है कि खाने को ब्रेड भी नहीं है। तो अगेन अब यहाँ पे रिवॉल्ट फूटता है, और बात आ जाती है फेब 1917 में, ठीक है। कहाँ पे पहुंच गए, 1917, हाँ। और डेट है, डेट याद रखना, 22 फरवरी, 22 फरवरी 1917 में यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज को बंद करके यहाँ पे एक मार्च निकालते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं 50 से 51 फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया। और इस मार्च में जो लीड कर रही थी ना बहुत जगह, यानी कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो इस रिवॉल्ट को लीड कर रही थी, वो कौन थी, वुमेन थी। क्योंकि वॉर चल रहा है तो मैन तो वहां पे वॉर में चले गए, वुमेन लीड कर रही थी यार इस चीज को। तो इसी डेट को जो 22 फेब है, इसलिए इसको मनाया जाता है एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है ना। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 22 फेब को। क्यों मनाया जाता है समझ में आ रहा है अब। तो हर चीज यार जब ऐसे पढ़ोगे ना रिलेट करके, तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगी, और एमसीक्यूज तो फिर उड़ ही जाएंगे, ठीक है। खैर देखो, और अब जब ये सब होता है तो आगे चल के 25 फेब को ये क्या करती है, जो आपका गवर्नमेंट होती है या फिर जो आपका जार है, बेसिकली इसने डूमा को यहाँ पे अगेन सस्पेंड कर दिया, ठीक है। डूमा की कोई इज्जत ही नहीं है भाई, जब मन आया सस्पेंड कर दिया, तो कहाँ से ये पावर उसकी कर्टेल करेगा, यानी कि पावर कम कैसे करेगा जार की। जार का जब मन आता तब इसको यहाँ पे ये निरस्त कर देता था, ठीक है। तो फिर लोग यहाँ पे बहुत भड़क गए, 26-27 को पुलिस स्टेशन पे इन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया। ये सब फैक्ट इतने नेसेसरी नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको और बातें बताता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो चलो ये क्वेश्चन करा दूं मैं आपको लगे हाथ। द कम्यून ऑफ फार्मर्स वाज नोन एज, तो जो कम्यून था फार्मर्स का, मैंने बताया था ना, उपज जो आती थी उसे क्या बोलते थे, मीर बोलते थे। तो जो भी चीजें बता रहा हूँ यार उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। कोजेक्स जो है वो पुलिस के साथ होते थे, ठीक है, पुलिस के साथ रहते थे कोजेक्स। खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो कुछ है क्या, ये तो मैंने करवाई दिया। खैर चलो यार आगे की बात देखते हैं। तो यहाँ पे जब इस तरीके का रिवॉल्ट होने लग गया, इन लोगों ने जाके पुलिस चौकी पे भी हमला किया, और उसको अपने पुलिस चौकी के ऊपर अपना वहाँ पे क्या कर लिया, उसको जीत लिया एक तरीके से। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वर्कर्स लोग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोल्जर्स को बुलाया और कहा कि इनके ऊपर गोली चलाओ। सोल्जर ने यहाँ पे मना कर दिया, सोल्जर्स ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे इनके ऊपर। और फिर क्या होता है ना, इसी डूमा के अंदर ये सब लोगों की मीटिंग होती है, सोल्जर्स की, और फिर आपके जो भी वर्कर लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, और ये सभी मिलकर के बना लेते हैं
हैं सोवियत, तो आपने सुना होगा कि आपका रूस क्या था, इसके बाद में यूएसएसआर बनता है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है भाई? ये आपका फैब के महीने से, ठीक है। तो जब ये लोग मिलते हैं, सोवियत बनाते हैं या फिर आपका एक काउंसिल बनाते हैं, सोवियत काउंसिल, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको पहले स्टार्टिंग में नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पेट्रोग्रेड की जगह पे ही मिल रहे थे ये सब लोग जहाँ डूमा बैठती थी। तो खैर डूमा क्या है, पार्लियामेंट है उन लोगों की, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके जस्ट अगले दिन, ठीक है ना, यानी कि 28 क्या शायद 1 मार्च आ गया था, ठीक है। तो 1 मार्च पे क्या होता है, मिलिट्री कमांडर्स जाते हैं और जार से कहते हैं कि अब भाई तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम जो है अपना इस राज्य को छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ, यानी कि एब्डिकेट कर दो। तो उन्होंने अपनी एडवाइस दी और फिर इसने यहाँ पे, इस जार ने एब्डिकेट कर दिया 2 मार्च को, ठीक है। तो याद रखना, रशिया में 2 मार्च को जार जो है वो एब्डिकेट कर देता है अपना गद्दी को। क्लियर है? तारीख पता है ना कौन सी है, तारीख ईयर पता है ना कौन सा, ये है आपका 1917, 2 मार्च 1917 की बात चल रही है। तो ये सब हुआ। अब जो आपका ये था निकोलस सेकंड, वो चला गया, जार यहाँ पे चला गया और बेसिकली यहाँ पे मोनार्की खत्म हो जाती है, यानी कि राजशाही खत्म, ठीक है। राजशाही खत्म हो गई अब, क्योंकि राजा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ अब यहाँ पे जो आप कहोगे सर बोल्शेविक की बात करी थी आपने, तो जो ये बोल्शेविक थे ना, बोल्शेविक 1914 से लेकर के 1917 तक ये चुपचाप बैठ गए थे, क्योंकि वॉर चल रहा था और ये लोग वॉर के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। जो बोल्शेविक्स थे इन्होंने 1914 से ही मना किया था कि ये रशिया को वॉर में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए, और ये फिर 3 साल के लिए यहाँ पे कहाँ चले गए, वनवास में, क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोला जाता है यार, एग्जाइल में चले गए, ठीक है। हिंदी में वनवास या फिर इसे आप एग्जाइल बोल सकते हो इंग्लिश में। तो बोल्शेविक लोग यहाँ पे शांति से बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये कहानी होती है कि ये लोग ये आपका मोनार्की खत्म हो जाती है, यहाँ पे राजशाही खत्म हो जाती है, तो जो सोवियत होते हैं वो हर जगह यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये तो पेट्रोग्रेड का सोवियत था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, पूरे रशिया भर में सोवियत फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग मिलकर के अपना एक संघ बनाते हैं। और जैसे ही ये सब कहानी हुई, अब अप्रैल 1917 देखो, अप्रैल 1917 अपना ये बोल्शेविक का बंदा कौन था, व्लादिमीर लेनिन। तो ये लेनिन फिर से आता है और लेनिन आके क्या बोलता है कि अब समय आ गया है कि ये जो सोवियत लोग हैं ये आकर के इस पूरे देश पे अपना राज्य करें, और मोनार्की खत्म हो ही गई है। तो ये सब बातें आके बोलता है और यहाँ पे अपनी 3 डिमांड रखता है अप्रैल थीसिस में, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। अप्रैल थीसिस में क्या 3 डिमांड थी? पहली थी कि आपका वॉर जो है वो बंद होगा, दूसरी डिमांड थी कि जो आपका लैंड है वो पीजेंट्स में बांटा जाएगा, तीसरी डिमांड ये थी इसकी कि जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज कर दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ये 3 डिमांड लेकर के ये अप्रैल थीसिस में आता है कौन, आपका लेनिन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने आपको कितना फ्लुएंटली में यार सारी चीजें समझा दी हैं। अगर इतना करके जाओगे ना यार, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, उसमें से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। तो एटलीस्ट उतना तो करके जाना ही है ना। बाकी तो फिर आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ोगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे, तो उसका फायदा तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा ही सही, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज पे बढ़ लिया जाए, जो भी एमसीक्यूज बचे हैं उनको निपटाते हैं, और आपका इसके बाद में बस 5-10 मिनट की थ्योरी का ज्ञान और दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर भी फिनिश। तो देख, ये ना सबसे बड़ा चैप्टर है, और आप अगर देखोगे भी ना तो ये चैप्टर पूरा कोई नहीं पढ़ा पाता है इतना मिनिमम टाइम में जितना मैंने आपको कराया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, बहुत ज़्यादा यार क्रिस्प चीज़ें करने की मैंने कोशिश करी, एंड आई होप उसमें मैं आपको समझा भी पाया हूँ सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आते हैं स्टार्टिंग से इसके एमसीक्यूज को करते हैं। और देखो पहला वाला एमसीक्यू, इसके आंसर सब आपको ही देने हैं, ठीक है ना। कहाँ चला गया यार पहला क्वेश्चन, देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। यार ये तो पुराना ही क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सारिस्ट पावर कोलैप्स्ड इन रशियन इन द ईयर, यानी कि रशिया में जो जार था वो कौन से ईयर में खत्म हो गया था, यानी कि वो कौन से ईयर में उसको एब्डिकेट करवा दिया गया था। तो मैंने बताया ना, राजशाही खत्म कब होगी, 1917 में। अब देखो सारे क्वेश्चन आपके पटपट होते जा रहे कि नहीं होते जा रहे, टाइम ज़्यादा देने की जरूरत है क्या, अब नहीं है। तो अब देखो ये जारीन है, इस पे थोड़ा सा लास्ट में आएंगे, वही जो 5-10 मिनट वाली कहानी है उसमें से आ गया ये क्वेश्चन। देखो जैडिस्ट वर विद इन द रशियन एम्पायर, जैडिस्ट कौन थे, तो ये थे
मुस्लिम रिफॉर्मर्स। तो याद रखना कौन से थे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, ना कि एजुकेशनिस्ट। ये चीज आपको देखो मैं जो बता रहा हूं ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ रशिया इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो इनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, मैंने क्या बताया था, 90% लोग क्या करते थे, खेती करते थे, बताया था ना। तो जितनी चीजें बताई है ना यार, वो मैंने बहुत ही सीक्वेंस वे में बताई हैं, और हर एक फैक्ट जो बोला है ना वो फंसेगा। अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। तो खैर अगर उस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट एंड। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में जो आपकी लेबर पार्टी बनी थी उसे सोशलिस्ट और जो लेबर और ट्रेड यूनियन थे उन लोगों ने मिलकर बनाया था। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, फटाफट से हाँ बोलते जाना, ठीक है। आप लोगों का भी जोश देखना चाहिए। खैर मेरे तो देखो गले की अभी फिर से हालत खराब होने लग गई है, तो बहुत मुश्किल से यार सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो इसकी थोड़ी सी इज्जत रख के जाना। और अगर एग्जाम में कुछ उल्टा सीधा करके आए तो वो सब ठीक है, मैं पहले उल्टा लटकाऊंगा, ये बात समझ में। तो सेंट्रल पावर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी, जर्मनी थी, टर्की थी, और इसके साथ कौन सी थी तीसरी वाली, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इसके सामने कौन कौन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और रशिया था, ठीक है। ये तीनों थे एक साथ। बात क्लियर है ना इतनी सी। बाद में इसको और कौन सी दो कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया था रशिया को, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब देखो अब ये है आपका व्हाट इज द नेम अप्रैल थीसिस एसोसिएटेड विद। तो अप्रैल थीसिस यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है, किसने दी थी, तो लेनिन ने दी थी। क्लियर है ये तो। अगेन अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9th वाले पे। तो देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही होती हैं चीजें। अब ये इस वाले क्वेश्चन पे अगेन मैं आपको कल बताऊंगा, ये 9th वाला, ये भी आपको कल बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, 12th भी कर लिया है। 13th देखो, व्हाट मेड एरिस्टोक्रेसी अनपॉपुलर इन रशिया। रशिया में जो आपका एरिस्टोक्रेसी था वो अनपॉपुलर कैसे हो गया। तो ये देखो यार, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैं आंसर यार बता रहा हूँ क्योंकि ये ना थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये ऐसा ही आएगा, इससे अलग कुछ आ भी नहीं सकता है। तो एरिस्टोक्रेसी अनपॉपुलर होगी क्योंकि जो जरीना थी वो जर्मन ओरिजिन की थी, और आपको पता है जर्मनी से लड़ाई चल रही थी। दूसरा एक रासपुतिन नाम का यहाँ पे एक मॉन्क हुआ करता था, ठीक है। वो बहुत उल्टी सीधी एडवाइस देता था, कुछ भी नशा कराता था राजा को। तो इसके बारे की इसकी कहानी अलग है, उस पर ज़्यादा हमें जाना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने करा दिया, 15th भी करा दिया है। 16th देखो, व्हाट वर द डिमांड मेड बाय वर्कर्स एट सेंट पीटरबर्ग हु वेंट ऑन स्ट्राइक। तो ये लोग क्या चाहते थे कि रिडक्शन हो जाए वर्किंग आवर में, मैंने बोला था 8 आवर का हो जाए, और आपका वेजेस में इंक्रीमेंट हो जाए, और आपका वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो जाए। ये तीन इनकी डिमांड थी जब ये लोग सेंट पीटरबर्ग में इन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक पे गए थे। याद है ना, वो 1,10,000 लोग गए थे, उसमें से आपके 100 लोग मर गए, 300 लोग घायल, ब्लडी संडे। तो यही सब कहानी है उसकी, ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही है ना, यही तो मजा है। हुम डिड रशिया फाइट अगेंस्ट इन वर्ल्ड वॉर 1। किसके अगेंस्ट लड़ा था, तो ये आपका जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। इसके साथ में कौन था थर्ड वाली कंट्री का नाम बताओ कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद हम यार अभी कर लेते हैं, चलो। रेलवे आपका बाई 1916 रेलवे लाइन इन रशिया बिगेन टू ब्रेक डाउन। सही बात है, मैंने क्या बताया, 1917 तक रशिया की हालत बहुत खराब रही, क्योंकि 1914 से 16 तक ये लगातार हारता जा रहा था। लेबर का शॉर्टेज हो गया, सही बात है, ये भी सही बात है। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वॉज सेंट टू फीड द आर्मी। ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपका जो भी ब्रेड वगैरह थी वो आर्मी को लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे वर्कर के पास में खाना बचा नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारी की सारी बातें करेक्ट हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, ऑन 27 फरवरी सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर गैदर्ड टू फॉर्म। क्या बनाया था, तो पेट्रोग्रेड सोवियत। देखो समझ में आ रही है ना सारी चीजें यार। 27 फरवरी को क्या बना था, सोल्जर और फिर स्ट्राइकिंग वर्कर ने मिलके पेट्रोग्रेड का सोवियत बनाया। आप ये कई बच्चे सोवियत काउंसिल करके आएंगे, उनका पट से नेगेटिव आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ में आ रहा है तो फटाफट से हाँ बोलते जाना है, और चीज़ों को यार शेयर भी करते जाया करो, थोड़ी सी शर्म करो। हाँ चलो, ये चीज़ है। और बोल्शेविक ये हमने कर लिया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन यार अगली वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको अक्टूबर रिवॉल्यूशन करा दूंगा, 5-10 मिनट की बात है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। यार ये तो वही बात हो गई। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये चीजें इधर उधर बार बार आ रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने करा दिया है आपको। अगला वाला क्वेश्चन क्या है भाई, 25 भी करा दिया, 26 भी करा दिया, अरे वाह।
27 देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कौन सी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पुअर वेजेस, इसकी प्रॉब्लम तो आई थी, लॉन्ग आवर ऑफ वर्क, ये भी प्रॉब्लम आई थी। अब ये दोनों ऑप्शन देखना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन, ये तो हुए थे, सही बात है ये, लेकिन लिबरलिज्म जो है आपका इंडस्ट्री की वजह से नहीं आया था, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 28th क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया भाई, देखो, द मेजॉरिटी रीन इन रशिया वॉज। अब देखो वही बात आ गई ना जो मैंने बताई थी कि रशिया में सबसे ज्यादा लोग कौन से थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के थे, जो कि आपका ग्रीक चर्च से ग्रो आउट हुआ था। तो ये वाला आपका ऑप्शन ज्यादा मोस्ट करेक्ट है। देन कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, ये लोग तो आपकी माइनॉरिटी में थे। ठीक है ना, यानी कि सबसे ज्यादा लोग कौन से थे आपके मेजोरिटी में, तो ये थे आपके रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक चर्च। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कुछ लोग यहाँ पे इसको देख के बहक जाएंगे कि डी ऑप्शन पे टिक कर दें। जो बहक गया तो बस वही है कि जो मछली बहक जाती है वो जाले में फंस जाती है ना। तो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है। 30th क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड इन रशिया। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कब फॉर्म हुई थी, ये हुई थी आपकी 1900 में। ठीक है, कब हुई थी, 1900 में हुई थी ना। और 1898 में कौन सी हुई थी, कमेंट करके बताना मुझे जरा, इसका नाम क्या था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 में क्या है, ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी डैश वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 19th सेंचुरी के टाइम पे कौन चाहता था कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोऑपरेटिव को इनकरेज करे और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को रिप्लेस कर दे। तो मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक तो ओवन था, दूसरा था लुइस ब्लैंक। ओवन ने तो यहाँ पे एक कंपनी खोल दी थी यूएसए में जाकर के कोऑपरेटिव वाली, लेकिन लुइस ब्लैंक ने क्या कहा था कि भैया यहाँ पे क्या करो, कोऑपरेटिव को लेके आओ, कैपिटलिस्ट को हटा दो। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुइस ब्लैंक। अगर मैं क्वेश्चन में पूछता कि हार्मोनी नाम का कोऑपरेटिव यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, तब राइट आंसर क्या हो जाता, रॉबर्ट ओवन हो जाता। क्लियर है। तो देखो चीजें कितने आराम से रिलेट हो रही है ना। अब 37th क्वेश्चन कौन सा है यार, ये 36 अगेन रिपीट, नहीं 36 ही है। देखो 36th क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपके सामने, when did the socialist and trade union had formed a labor party in Britain and a socialist party in France। तो कौन से ईयर की बात है जब ब्रिटेन में आपकी ये पार्टी फॉर्म हो गई। मैंने बोला था ना ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर पार्टी फॉर्म होने का। कौन सा था वो, 1905। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो चीजें यार मतलब मजा आता है जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाय विच ईयर द सोशलिस्ट आइडियाज हैज स्प्रेड थ्रू यूरोप। तो यूरोप में कब हुए थे, तो मैंने आपको बताया था 1870s के बाद में यहाँ पे यूरोप में सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए थे। तो देखो बड़े ही आराम से 37 क्वेश्चंस तो हो गए। 38th क्वेश्चन देखो, हु लेड द पोजेशन ऑफ 1,10,000 वर्कर्स हु वेंट ऑन स्ट्राइक। तो किसने किया था, फादर गैपोन ने किया था ना, ये भी मैंने बताया। सीधा का सीधा देखो आंसर मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंटी जर्मन सेंटीमेंट रैन हाई ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेंट पीटर्सबर्ग वाज रिनेम्ड एज। तो इसका नाम क्या पड़ गया था, पेट्रोग्रेड पड़ गया था। ठीक है, क्या पड़ गया था, सॉरी पेट्रोगार्ड लिखा है ये तो, पेट्रोग्रेड। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। देखो अब यहाँ पे स्पेलिंग में भी आपको वो फंसा सकता है एग्जामिनर, तो ये चीज भी यहाँ पे आपको इंक्लूड करके दी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40th क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अगेन आपका क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो 41, व्हेन डिड बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। तो ये एग्जाइल से वापस कब आया था, अप्रैल 1917 में। जैसे ही वॉर वगैरह खत्म हो गया, राजा जो है निकल लिया अपना एब्डिकेट करके, तो ये अपना बाहर आ जाता है। राजा कब निकला था, 2 मार्च को, याद रखना वाली डेट भी। ठीक है, 2 मार्च 1917। तो भाई अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे। 42nd क्वेश्चन देखो, द बोल्शेविक पार्टी। अब ये तो अगले वाली क्लास में देखना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। 40 देखो 50 में से बस आपके थोड़े अराउंड 10 क्वेश्चन ही बच रहे होंगे अभी। हाँ तो ये अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको मुझे आगे पढ़ाने पड़ेंगे, और सारे ही हैं। ये आपका नेशनलाइजेशन का है और फॉर्म इमरजेंसी हो गया। ठीक है, चलो अब ये जो आपके लास्ट के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, ये हम करेंगे
कल की क्लास में, और उसके बाद हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यार देखो बहुत मेहनत लग रही है, और एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको हर चीज़ समझाते हुए इतने कम टाइम में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करना। एक बात होती है कि चलो टाइम काफ़ी है, अब सारी की सारी चीज़ें समझाता रहूँगा, लेकिन बहुत कम टाइम में बिल्कुल क्रिस्प चीज़ें इंक्लूड करो, समझाओ भी, एमसीक्यूज़ भी कराओ, तो यार ये बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में। अभी मतलब मैं जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ ना, उसमें क्या ही बताऊँ, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मुझ पे पड़ रहा है कि भाई एग्जाम जैसे मेरे ही हो। देखो अब ये क्वेश्चन काफी बढ़िया आ गया, ये क्वेश्चन तो आता ही है आपको। ड्यूरिंग द 1905 revolution the procession of workers who moved toward Winter Palace was attacked by police and Cossacks. Over 100 workers were killed and 300 wounded. अब देखो वही बात है, इस इंसिडेंट को कौन से नाम से आप जानते हो, तो आपको पता है कि आप इसको ब्लडी संडे के नाम से जान रहे होते हो, ठीक है। क्या नाम है? ब्लडी संडे। तो यार बस यही है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए हो तो अब आपको पता चल ही गया होगा इन 2-3 दिन में कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा होता हूँ। यार मैं अपनी तरफ से ना बहुत 100% से भी ज़्यादा देता हूँ पढ़ाते टाइम। इट डजेंट मैटर्स फॉर मी ये क्लास फ्री है या फिर पेड जा रही है, कैसी जा रही है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन आई एम टीचिंग आई टीच फ्रॉम माई हार्ट, अपना पूरा का पूरा देता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट भी फिर यही करता हूँ कि आप पूरा मन से लगा के पढ़ोगे और जाके सिलेक्शन लेके आओगे, ठीक है। ऑनेस्टी से काम करो आप भी अपनी, मैं भी अपनी ऑनेस्टी से काम करूंगा, तभी के बात बनेगी, ठीक है। एज आई ऑलवेज से, एक बर्ड जो है वो 2 पंखों पे उड़ती है, एक पंख पे नहीं उड़ सकती, ठीक है। तो मन लगा के मेहनत करो। व्हेन इट इज टाइम टू स्टडी देन स्टडी, व्हेन इट इज टाइम टू पार्टी देन पार्टी, ठीक है। तो बस अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए और अपना सिलेक्शन लो और खत्म करो इस कहानी को, है ना, कब तक टंगे रहोगे। तो बस एंड करूंगा सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड अब मैं सोऊंगा और आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलो बाय बाय।